नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं। मुद्दा है भारत की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम रिसर्च की दिशा को लेकर। ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस विषय को कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरी बहस शुरू कहाँ से हुई, मतलब सरकार का नया निर्देश क्या है। फिर हम अनुप्रयुक्त और मौलिक रिसर्च के बीच के फर्क और बहस को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे देश के रिसर्चर्स को जमीनी स्तर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आखिर में हम मेंस की परीक्षा के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स को समझकर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सरकार के उस हालिया निर्देश से जिसने इस पूरी बहस को जन्म दिया है। हमें यह समझना होगा कि आखिर सरकार रिसर्च की दिशा को क्यों बदलना चाहती है और इस बदलाव का हमारे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। अब ये जो लाइन है, ये सरकार के इरादे को आप कह सकते हैं बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। सरकार चाहती है कि पीएचडी की जो रिसर्च हो वो सीधे सीधे देश के तत्काल जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हो। यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। देखिए, एक नज़र में ये बात बिल्कुल सही लगती है। भाई, जो पैसा जनता का है वो जनता के काम आना चाहिए। रिसर्च ऐसी हो जिसका फायदा तुरंत दिखे, जिसे हम नाप सकें। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या विज्ञान और खोज इसी तरह से काम करते हैं? क्या महान आविष्कार हमेशा किसी तय लक्ष्य को लेकर ही हुए हैं? और यहीं से दोस्तों एक बहुत पुरानी और बहुत ज़रूरी बहस शुरू हो जाती है। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड रिसर्च और मौलिक यानी बेसिक रिसर्च के बीच का अंतर। इन दोनों में सही संतुलन बनाना ही किसी भी देश की वैज्ञानिक तरक्की की कुंजी है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? बहुत सीधा सा फर्क है। अप्लाइड रिसर्च आज की समस्याओं का हल ढूंढती है, जैसे एक बेहतर ज्यादा चलने वाली बैटरी बनाना। इसका लक्ष्य साफ है। वहीं बेसिक रिसर्च सिर्फ ज्ञान के लिए की जाती है। इसका कोई तात्कालिक लक्ष्य नहीं होता। ये भविष्य के आविष्कारों के लिए नींव का पत्थर रखती है। अब इसका एक जबरदस्त उदाहरण है बेल लैब्स का। वहां पर शोधकर्ताओं को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपनी जिज्ञासा के पीछे जाएं। नतीजा, ट्रांजिस्टर, लेजर, ऑप्टिकल फाइबर, ऐसी खोजें हुई जिन्होंने दुनिया बदल दी। ये किसी टारगेट को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि खुली सोच और मौलिक अनुसंधान की वजह से संभव हुआ। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। आप देखिए, 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला वो उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए था जो 1980 के दशक में हुए थे। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रिसर्च एक दिन क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी क्रांतिकारी तकनीक की नींव बनेगी। मतलब मौलिक शोध का फल मिलने में दशकों लग सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई नीति और सिद्धांत की बात। लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो कौन सी कमियां और चुनौतियां हैं जो हमारे रिसर्च के पूरे इकोसिस्टम को कमजोर कर रही हैं? इन चुनौतियों को समझने के लिए हम मैनेजमेंट की एक थ्योरी, हाइजीन फैक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो बुनियादी चीजें होती हैं जिनके होने से शायद आपको कोई खास मोटिवेशन न मिले, लेकिन अगर ये ना हो तो काम करने का मन ही नहीं करता। अब जरा सोचिए, 9 महीने, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये एक पीएचडी स्कॉलर के इंतजार की कहानी है, जिसे अपनी ही मेहनत की फेलोशिप के लिए 9 महीने तक इंतजार करना पड़ा। ये कोई एक मामला नहीं है, ये एक आम समस्या है जो हमारे बेहतरीन दिमागों का मनोबल तोड़ देती है। और ये तो हुई उनकी बात जिन्हें सरकार से फेलोशिप मिलती है। अब जरा उन पीएचडी छात्रों की हालत देखिए जिन्हें यूनिवर्सिटी से फंड मिलता है। सिर्फ 8,000 रुपये महीना, और ये रकम 2012 से बड़ी ही नहीं है। ये तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। ऐसे में कोई पूरी तरह से रिसर्च पर ध्यान कैसे लगा सकता है? तो जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा सिस्टम जहां फेलोशिप में देरी होती है, स्टाइपेंड बहुत कम है, इंडस्ट्री और एकेडमिक जगत में कोई खास जुड़ाव नहीं है, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कई रुकावटें हैं। ये वो बुनियादी कमियां हैं जो इस नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जो ये संपादकीय उठाता है वो ये है कि ये बहस सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। ज्ञान को हम अलग अलग खानों में नहीं बांट सकते। फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ये वो विषय हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, जो हमें समाज को समझना सिखाते हैं। जब रिसर्च को सिर्फ देश की ज़रूरतों से जोड़ दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं विषयों पर मंडराता है, क्योंकि इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बढ़ जाती है।
लेखक की ये बात कितनी गहरी है। मतलब आप अच्छे साइंटिस्ट या इंजीनियर भी तब तक नहीं बना सकते जब तक उनकी शिक्षा में मानविकी और सामाजिक विज्ञान शामिल न हो। एक सर्वांगीण शिक्षा ही बेहतर इंसान और बेहतर प्रोफेशनल बनाती है। तो सवाल उठता है कि इन सब चुनौतियों का समाधान क्या है? लेखक का साफ तौर पर मानना है कि बड़े-बड़े नए मिशंस लॉन्च करने से पहले हमें अपनी बुनियाद ठीक करनी होगी। हमें बैक टू बेसिक्स पर जाना होगा। तो एक तरह से ये 4 कदम एक मजबूत नींव रखने जैसा है। सबसे पहले, पेमेंट समय पर हो। दूसरा, स्टाइपेंड इतना हो कि एक रिसर्चर सम्मान के साथ जी सके। तीसरा, इंडस्ट्री और अकादमिक जगत के बीच की दूरी कम हो। और चौथा, मौलिक अनुसंधान को एक राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसकी रक्षा की जाए और उसे फंड किया जाए। चलिए, अब इन सारी बातों को समेटते हैं, खास तौर पर मेंस के आंसर राइटिंग के लिहाज से। परीक्षा में आपको एक संतुलित और संरचित उत्तर कैसे लिखना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल आपके लिए बहुत काम की है। देखिए, इसमें आपको दोनों पक्ष मिल रहे हैं। सरकार का दृष्टिकोण जो अप्लाइड रिसर्च पर जोर देता है, और लेखक का दृष्टिकोण जो इसकी कमियों को बताता है। और सबसे जरूरी, आगे की राह यानी वे फॉरवर्ड, जो एक बैलेंस्ड समाधान देता है। यही एक अच्छे उत्तर की पहचान है। और हाँ, अपने जवाब में इन डेटा पॉइंट्स और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप 8,000 रुपये स्टाइपेंड या 9 महीने की देरी का जिक्र करते हैं, तो आपका तर्क बहुत मजबूत हो जाता है। हाइजीन फैक्टर्स जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें और बेल लैब्स जैसे उदाहरण जरूर दें। तो चलिए, आज की इस पूरी चर्चा के आधार पर ये रहा आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस सवाल पर सोचने की कोशिश कीजिए और जो भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, उनका इस्तेमाल करके एक अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।